हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पर 12th का टॉपिक जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम यहीं से इस चैप्टर को पूरा फिर फिनिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे और रिप्रोडक्शन का जो बेसिक चैप्टर है वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। ये जो रिप्रोडक्शन यूनिट है इसमें बेसिकली 4 चैप्टर हैं हमारे। पहला है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा है रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, तीसरा है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन और चौथा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इन सारे चारों चैप्टर को हम 12th को हम इस तरह से ख़त्म करेंगे। ऐसे ही हम 11th में भी साथ में हम 11th का एक दिन 11th का टॉपिक लेंगे और एक दिन 12th का टॉपिक लेंगे। तो इस हिसाब से हम ख़त्म करेंगे टॉपिक को। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना क्या है रिप्रोडक्शन में। सबसे पहले हमें कुछ टर्म जानना है जो जिनका बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमें एनसीईआरटी में क्लियरली दे रखे हैं, और यही इन्हीं टर्म से क्वेश्चन हर बार नीट के अंदर, 12th के अंदर, इन सब में, 12th बोर्ड इन सब में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका एनसीईआरटी का टर्म देखना है, लाइफ स्पेन क्या होता है। लाइफ स्पेन जो है इसका मतलब क्या है, ये आपको सबसे पहला टर्म ध्यान देना है। लाइफ स्पेन का मतलब होता है कि आपकी जो बर्थ से लेकर जो नेचुरल डेथ तक का जो टाइम होता है उसे हम लाइफ स्पेन कहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ जो हो रही है वो एक्सीडेंटली डेथ हो रहा है तो उसे हम लाइफ स्पेन के अंदर नहीं मानेंगे। यानी कि लाइफ स्पेन के अंदर हम मानेंगे कि बर्थ से लेकर जो नेचुरल डेथ किसी ऑर्गेनिज्म की होती है उसे हम लाइफ स्पेन कहते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म की जो नेचुरल डेथ यानी कि जो लाइफ स्पेन का टाइम होता है वो अलग अलग होता है। जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो नेचुरल लाइफ स्पेन है वो बेसिकली एवरेज अगर हम लाइफ स्पेन करें तो 70 ईयर्स मेनली होता है। ह्यूमन का एवरेज लाइफ स्पेन 70 ईयर है। क्लियर? ऐसे ही अगर हम किसी और की बात करें, जैसे रोज की बात करें हम, तो इसका कितना होता है? रोज का हम कहते हैं, इसमें डेज में हम मानते हैं इसका, तो लगभग इसका 30 डेज का होता है। क्लियर? और इसी तरह से अगर हम काऊ की बात करें तो काऊ का जो लाइफ स्पेन, एवरेज लाइफ स्पेन होता है वो 20 से लेकर तो 25 ईयर्स तक का हो सकता है। क्लियर? ऐसे ही अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग का जो लाइफ स्पेन होता है वो 15 ईयर्स तक का हो सकता है। ऐसे ही अगर हम मैंगो ट्री की बात करें, हम पीपल ट्री की बात करें, हम क्रो की बात करें, हम पैरोट की बात करें, तो सबका लाइफ स्पेन डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे मैंगो ट्री का बेसिकली लाइफ स्पेन थोड़ा कम होता है, यानी कि 50 to 100 ईयर्स होता है बेसिकली। कुछ का 150 ईयर्स तक का भी होता है। पीपल ट्री का 400 ईयर्स तक होता है। क्रो का 15 ईयर्स का लाइफ स्पेन होता है। पैरोट का 140 ईयर्स का लाइफ स्पेन होता है। क्लियर? तो देखो, लाइफ स्पेन क्या है? बर्थ टू नेचुरल डेथ। तो बर्थ टू नेचुरल डेथ का जो आपका टाइम है इसी को हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन कहते हैं। इन चीज पर ध्यान देना है। बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के टाइम को ही हम लाइफ स्पेन कहते हैं। और लाइफ स्पेन जो होता है वो हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली है वो ये है कि आप देखिए, क्रो जो है और एक पैरोट है। यहाँ पे क्रो और पैरोट की अगर आप साइज पर ध्यान देंगे तो दोनों की साइज लगभग सेम ही है। ज़्यादा वेरिएशन साइज में कोई नहीं है, यानी कि ज़्यादा कोई डिफरेंस साइज में इनमें नहीं है।
बट लाइफ स्पेन में देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। क्रो का लाइफ स्पेन 15 ईयर्स का है, वहीं पर आप अगर बात करेंगे पैरोट की तो इसका 140 ईयर्स है। यही कारण है कि क्रो जो है वो काफ़ी कम नंबर्स में आज दिखाई देते हैं। और देखिए यानी कि आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर इस पॉइंट को नोट करना है बिल्कुल। लाइफ स्पेन डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है उसकी साइज पर लाइफ स्पेन नहीं डिपेंड करता है। ये चीज आपको ध्यान देना है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइज पर लाइफ स्पेन डिपेंड नहीं करता है। यानी कि ऑर्गेनिज्म की साइज छोटी हो या बड़ी हो, उसका कोई इससे लेना देना नहीं है कि उसका लाइफ स्पेन उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर? तो ये अच्छे से आपको ध्यान देना है चीजें। अब देखिए सबसे पहले ये आपको ध्यान देना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर किसी का भी बर्थ हुआ है तो उसकी डेथ होना बिल्कुल तय है। यानी कि उसकी सर्टेनिटी है कि उसकी डेथ जरूर होगी। यानी कि नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल। ये सबसे पहले आपको चीज ध्यान देना है। नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल। यानी कि कोई भी आया है जन्म लेकर तो उसको जाना है, ये पक्का है बिल्कुल। क्लियर? नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल, ये पहली चीज सबसे ध्यान देना है जो एनसीईआरटी में बिल्कुल लिखा हुआ साफ साफ। तो देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है, अगर उसने जन्म लिया है तो उसको जाना है। पर इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है इसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यहां पर एक्सेप्शन है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं हम कहते हैं कि वो अमर है, वो इमॉर्टल है, क्योंकि उनकी डेथ नहीं होती है। क्या मतलब है इसका? यहां पर एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है, पर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी कि जो यूनिसेलुलर होते हैं उनकी कभी डेथ नहीं होती है, वो अमर है। ऐसा क्यों? समझिए, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो कौन कौन आते हैं? सिंगल सेल में बेसिकली कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स भी होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, और सारे के सारे जो प्रोटिस्टा होते हैं, सारे के सारे जो प्रोटिस्टा है वो क्या है? यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। कौन कौन आता है इसके अंदर? जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, ट्राइपेनोसोमा हुआ, उसके बाद यूग्लेना हुआ, प्लाज्मोडियम हुए। ये सब क्या है? ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है सभी के सभी। तो इनमें ये सारे के सारे क्या है? इमॉर्टल है, ये अमर है, इनकी डेथ कभी नहीं होती है, ऐसा एनसीईआरटी ने कहा है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अमीबा हुआ, अमीबा का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर होता है। अमीबा क्या करता है? बाइनरी फिजन करता है। अमीबा क्या करता है? बाइनरी फिजन करता है। यानी कि एक अमीबोइड सेल होगी, उसका न्यूक्लियस डिवीजन होगा यहां से, और इस तरह से दो अमीबा का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। तो देखिए ये एक सेल है, एक सेल से क्या बन चुकी है? दो सेल बन चुकी है। और बाइनरी फिजन है, तो बाइनरी फिजन यानी कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। तो इसमें क्या होगा?
यहाँ पर जो जेनेटिकली क्या होंगे, बिल्कुल सिमिलर ऑर्गेनिज्म होंगे जिन्हें हम क्लोन कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होंगे, जेनेटिकली भी सिमिलर होंगे और मॉर्फोलॉजी में भी सिमिलर होंगे, यानी कि देखने पर भी एक जैसे दिखाई देंगे और उनका जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी सेम होगा। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं, उनकी डेथ कभी भी नहीं होती है। यही कारण है कि हम ऐसा कहते हैं। जैसे आप बात करें ईस्ट की, हम बात करें, ईस्ट भी यूनिसेलुलर फंजाई होती है। ये ईस्ट है, ईस्ट में भी क्या होती है, बडिंग होती है। ईस्ट में बडिंग होती है, ध्यान देना है आपको। ईस्ट के अंदर बडिंग होती है। तो कैसे होगी बडिंग, ये एक ईस्ट है, अब इस ईस्ट के अंदर एक छोटा सा यहाँ पर बड निकलेगा, क्लियर, एक छोटा सा बड निकलेगा। अब ये जो बड होगा ये थोड़ा ग्रो होगा, मैच्योर होगा बड, और अब फाइनली क्या होगा, ये बड ईस्ट से अलग हो जाएगा इस तरीके से, और इसके पास भी जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा और ये बर्ड जो होगा फिर नई ईस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ईस्ट के अंदर बडिंग होती है इस तरह की, क्लियर। तो ये भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। तो इस तरीके से जो ईस्ट है वो भी जेनेटिकली सिमिलर और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म को जन्म दे रही है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो ईस्ट है वो भी क्या है, इमॉर्टल है, क्योंकि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, क्लोन है सारे के सारे, और एक सेल से ही दो सेल बन रही है, यानी कि ये क्या है, यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन होता है। ईस्ट के अंदर क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, ये आपको ध्यान देना है। ईस्ट में अनइक्वल डिवीजन होता है। अनइक्वल डिवीजन क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर ये जो ईस्ट थी इसमें एक छोटा सा बड़ निकला है, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जितनी बड़ी ईस्ट थी उससे एक छोटा सा बड़ निकला है, और वो छोटा सा बड़ जो है नई ईस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ईस्ट है उसके अंदर अनइक्वल डिवीजन होता है, और ये अनइक्वल डिवीजन को हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं, क्लियर। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ये हमने बेसिक चीज यहां पर देखी। अब देखिए हम रिप्रोडक्शन को और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करना अच्छे से, हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। एनसीईआरटी की हर एक एक लाइन जो है हम एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि एक एक लाइन आपको क्लियरली समझ में यहां पर आएगा, ठीक। समझने की कोशिश करना आप। जो रिप्रोडक्शन है इसका मतलब क्या है। रिप्रोडक्शन बेसिकली, देखिए सबसे पहले आप कुछ बेसिक जानिए। आपने 11th में पहला चैप्टर पढ़ा था द लिविंग वर्ल्ड, उसके अंदर हमने कैटेगरीज पढ़ी थी अलग अलग, आपको पता है। हियरार्ची हमने पढ़ी थी, आपको पता हो तो। देखिए क्या मैं बात कर रहा हूं, किंगडम होता है, फाइलम होता है, क्लास होती है, ऑर्डर होता है, फैमिली होती है, जीनस होता है, और स्पेसीज होती है। इसे हम कहते हैं हियरार्ची। क्लियर। तो देखिए किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पेसीज है। तो सबसे बड़ी कौन है यहाँ पर, किंगडम है सबसे बड़ा ग्रुप। किंगडम से छोटा क्या होता, फाइलम। और फाइलम को हम अगर एनिमल्स की बात करें तो हम एनिमल्स के लिए फाइलम कहते हैं, और प्लांट्स के लिए हम इसके लिए डिवीजन वर्ड यूज करते हैं।
किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज। अब देखिए यहां पर ये सारे जो कैटेगरीज हम देख रहे हैं, इसमें जो एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करता है, एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करता है वो कौन है? स्पेसीज। जो यहां पर अर्थ पर पाई जाती है या एग्जिस्ट करती है उसे हम स्पेसीज कहते हैं, यानी कि जो एग्जिस्ट करती है वो स्पेसीज है। जैसे आज हम हमारी बात करें, हम क्या है? होमो सेपियंस है। क्लियर? अगर हम किसी और ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो कोई भी एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है? स्पेसीज है। कोई भी एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है? स्पेसीज है। यानी कि रिप्रोडक्शन जो पॉसिबल है, रिप्रोडक्शन जो पॉसिबल है वो जनरली किसके बीच में पॉसिबल है? स्पेसीज के बीच में। यानी कि हम स्पेसीज लेवल पर रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। हम किस लेवल पर रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं? स्पेसीज लेवल पर रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। अच्छे से ध्यान देना चीजों को। क्लियर? अब यहीं से हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से हम रिप्रोडक्शन को समझेंगे। तो रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो रिप्रोडक्शन किस लेवल पर होता है? स्पेसीज लेवल पर। अब आपको ये भी चीज कुछ बेसिक जान लें कि जैसे जैसे हम इधर जाते जाते हैं वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते जाते हैं। कॉमन कैरेक्टर क्या होते जाते हैं? डिक्रीज होते जाते हैं। अगर हम स्पेसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते जाते हैं, और अगर हम किंगडम से स्पेसीज की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होते जाते हैं। इन चीजों पर ध्यान देना है। अगर हम किंगडम से स्पेसीज की तरफ जा रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते जा रहे हैं, और अगर हम स्पेसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते जा रहे हैं। ये चीज ध्यान देना है। अब रिप्रोडक्शन की समझिए। हम रिप्रोडक्शन पर आते हैं वापस। रिप्रोडक्शन का मतलब है क्या? रिप्रोडक्शन करता क्या है? रिप्रोडक्शन करता, ये डेफिनेशन अच्छे से याद रखना है। इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज। ये चीज आपको याद रखना है। रिप्रोडक्शन करता क्या है? जो स्पेसीज है उसकी कंटिन्यूटी को इनेबल करता है, यानी कि उसको लगातार बनाए रखता है। जो स्पेसीज है उसकी कंटिन्यूटी को लगातार बनाए रखता है। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखे थे, ईस्ट में बडिंग हो रही है, उससे नई ईस्ट बन रही है। अमीबा में बाइनरी फिजन हो रहा है, उससे नए अमीबा बन रहे हैं। यानी कि उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो रिटेन रह रहा है। जो जेनेटिक मटेरियल है वो नई जनरेशन में जा रहा है। वन जनरेशन से नई जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें जेनेटिक मटेरियल जा रहा है, और उससे क्या हो रहा है? नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो इनेबल करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज को। अच्छे से वर्ड याद रखना है, एनसीईआरटी का ही वर्ड है। क्लियर? रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज। अब देखिए क्या होता है रिप्रोडक्शन में। पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स रिप्रोडक्शन करेंगे और सिमिलर ऑफस्प्रिंग जो होंगे, उनके बच्चे, उनको जन्म देंगे। तो पेरेंट्स रिप्रोडक्शन करेंगे और सिमिलर ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगे। ये रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। क्लियर? अब देखिए चीजों को, रिप्रोडक्शन डिपेंड किस चीज पर करता है? कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पर रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कौन से ऐसे फैक्टर है जिन पर रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है? तो पहली चीज तो ये ध्यान दें कि रिप्रोडक्शन किन चीज पर डिपेंड कर रहा है। उनमें से सबसे पहली चीज ये ध्यान देना है कि
जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसी कंडीशन में रह रहा है, यानी कि उसका हैबिटेट कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसके रिप्रोडक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हैबिटेट, यानी कि वो कैसी कंडीशन में रह रहा है, इस पर पूरी तरह से रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है। पहली चीज है हैबिटेट, दूसरी चीज है ऑर्गेनिज्म की इंटरनल फिजियोलॉजी, पहली चीज है हैबिटेट, दूसरी चीज है उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी, यानी कि ऑर्गेनिज्म कैसी कंडीशन में रहता है, कैसे हैबिटेट में रहता है, कैसी अवस्था में रहता है, कैसे स्टेजेस में रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके रिप्रोडक्शन को डिफाइन करेगी। दूसरी चीज है कि जो एनिमल है उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी, यानी कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का है, जो ऑर्गेनिज्म है उसका इंटरनल फिजियोलॉजी किस तरह की है, यानी कि उसके अंदर वेल डेवलप स्ट्रक्चर है या नहीं, वो लोअर ऑर्गेनिज्म है या हायर ऑर्गेनिज्म है, ये चीज भी डिपेंड करती है रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन इस पर भी डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो लोअर कैटेगरी का है या हायर कैटेगरी का है, इस पर भी पूरी तरह से रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है। जैसे हम जानते हैं कि जैसे हम एनिमल किंगडम की बात करें, एनिमल किंगडम पोरीफेरा से लेकर कोर्डेटा तक के। पोरीफेरा क्या है, वो पूरी तरह से वेल डेवलप नहीं है, यानी कि मेनली वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, क्योंकि जो ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जो वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेन मोड होता है। क्लियर? जैसे हम ह्यूमन हैं, हम सबसे ज्यादा डेवलप है इस अर्थ पर, तो हमारे अंदर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन का मोड, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इसके फायदे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत ज्यादा फायदे हैं इस वजह से। तो पहली चीज किस पर डिपेंड करता है रिप्रोडक्शन, हैबिटेट पर। दूसरी चीज किस पर डिपेंड करता है, इंटरनल फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म की इंटरनल फिजियोलॉजी किस तरह की है। क्लियर? जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। रिप्रोडक्शन बेसिकली दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, इसके अंदर 2 पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर केवल एक पेरेंट ही पार्टिसिपेट करता है। यहां पर गैमेट का फॉर्मेशन हो या नहीं हो, दो तरीके, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर हमेशा गैमेट का फॉर्मेशन यानी कि गैमेट का फ्यूजन जो होगा वो रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पर गैमेट का फ्यूजन बहुत जरूरी है, यहाँ पर गैमेट का फ्यूजन होना जरूरी है, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी नहीं है। अब इन दो ही चीजों को हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पर कि क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एक साइड हम लिख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हम दोनों को चीज़ों एक कंपैरिजन करके हम कुछ चीज़ें देख लेंगे। तो एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? देखिए,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ध्यान देना है कि पहली चीज क्या है यहां पर, टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड, ये सबसे बेसिक चीज है। क्लियर? यहां पर क्या है, वन पेरेंट रिक्वायर्ड। ठीक। दूसरी चीज पर ध्यान देना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें गैमेट्स का फ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि दो गैमेट्स होते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा। मेल गैमेट की हम बात करें तो स्पर्म होगा और फीमेल गैमेट की हम बात करें तो ओवम होगा। तो इन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन रिक्वायर्ड होता है। तो यहां पर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स इज नेसेसरी। ये चीज ध्यान देना है आपको कि दो गैमेट्स का फ्यूजन जो है वो बहुत जरूरी है। यहां पर फ्यूजन कोई जरूरी नहीं है क्योंकि एक ही पेरेंट की जरूरत होती है यहां पे। क्लियर? अगली चीज आपको ध्यान देना है यहां पर कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आपने देखा है कि हम क्या करते हैं, ह्यूमन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आपने देखा होगा कि क्या हम हमारे पेरेंट्स के एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते। हम ना तो हमारी मदर जैसे दिखते हैं, ना ही हमारे फादर जैसे दिखते हैं। ऐसा होता है? बिल्कुल एग्जैक्ट हम दिखते ही नहीं है उनके जैसे, यानी कि हमें वेरिएशंस पाया जाता है, हमें वेरिएशंस पाए जाते हैं। हम उनके जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं दिखते हैं, तो हम में क्या पाया जाता है, वेरिएशंस पाया जाता है। तो ये आपको लिखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आती है, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सेक्सुअल, क्या आप अमीबा में बता सकते हैं कि ये अमीबा ये है, ये है, ये है, ऐसा बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, क्योंकि कोई पता ही नहीं चलता। एक जैसे हैं, ईस्ट एक जैसी है, पैरामीशियम एक जैसे हैं, सारे सेक्सुअल। बैक्टीरिया में कोई सही से हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, वेरिएशन नॉट ओकर, यहां पर कोई वेरिएशन नहीं आती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई वेरिएशंस नहीं आती है। क्लियर? और जो वेरिएशन होती है यही तो इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करने में हेल्प करती है। जिनके अंदर जितनी ज़्यादा वेरिएशंस आएंगी वो ज़्यादा क्या होगा, इवोल्यूट होगा, वो ज़्यादा डेवलप होगा आगे जाकर। जैसे हमने देखा है, अगर आपने इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा हो तो पहले ह्यूमन क्या थे, ह्यूमन चिंपांजी जैसे थे मेनली। क्लियर? चिंपांजी जैसे ह्यूमन हुआ करते थे, पर आज ह्यूमन डेवलप हुए हैं और पूरी तरह से होमोसेपियंस बने हैं। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो हैबाइलस, निएंडरथल मैन, यहाँ से लेकर हम होमोसेपियंस बने हैं। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपका हेल्प करता है इवोल्यूशन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हेल्प करता है इवोल्यूशन में।
जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन have no role in evolution। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इवोल्यूशन में हेल्प कर रहा है, बट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका कोई पार्टिसिपेशन, कोई रोल नहीं है रिप्रोडक्शन के अंदर, ये आपको ध्यान देना है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएशंस आ रही हैं, जो बदलाव आ रहा है, ये किसके कारण आ रहा है? ये आता है मियोसिस के अंदर। आपने सेल डिवीजन की दो प्रोसेस देखी होगी, एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। पहले आप अच्छे से, अगर 12th वाले स्टूडेंट से तो इसको नोट जरूर कर ले अच्छे से, क्योंकि डिफरेंस भी जनरली पूछा जाता है और आपको, और अगर नीट वाले स्टूडेंट्स भी हैं तो उनको भी सब चीज़ें याद रखनी है। क्लियर? क्योंकि इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली स्टेटमेंट टाइप उठकर। क्लियर? अब देखिए, हम जानते हैं कि ये वेरिएशंस आते हैं, जो इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ऐसा किस कारण से होता है, क्या कारण है ऐसा? तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आ रही हैं, बट क्यों आ रही है वेरिएशंस? देखिए, आपने दो प्रोसेस देखी होगी सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन की दो प्रोसेस होती हैं, एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। सेल डिवीजन की दो प्रोसेस होती है, एक होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। जो माइटोसिस है इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। जबकि जो मियोसिस है इसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं या रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। जो माइटोसिस है उसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, जो मियोसिस है उसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। अगर कोई ह्यूमन सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम है, ये एक सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम है मान लो, उससे कोई दूसरी सेल बनेगी तो उसमें भी 46 क्रोमोसोम ही होंगे। एक सेल से कोई दूसरी सेल बनी है तो उसमें भी 46 क्रोमोसोम ही होंगे। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। और ये माइटोसिस मेनली कौन से सेल्स में होती है? सोमैटिक सेल्स में। आपको सोमैटिक सेल को समझना है क्या होती है सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है जो हमारे गोनाड्स की सेल को छोड़कर, हमारे गोनाड्स जो होते हैं यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी कि प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं, उनकी सेल्स को छोड़कर जो बाकी सारी यानी कि गैमेट सेल को छोड़कर बाकी सारी सेल्स को हम क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल्स कहते हैं। और जो गैमेट सेल होते हैं जैसे कि स्पर्म, ओवम, इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? गैमेटिक सेल कहते हैं या जर्म सेल कहते हैं। तो दो तरह की सेल होती है, एक होती है सोमैटिक सेल और एक होती है जर्म सेल। तो जर्म सेल को छोड़कर सारी की सारी सोमैटिक सेल होती है और सोमैटिक सेल जो डिवाइड होती है वो माइटोसिस से होती है। जबकि जो जर्म सेल होती है वो डिवाइड होती है मियोसिस से। यानी कि अगर किसी ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम है किसी सेल के अंदर, तो उनमें मियोसिस होगी और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, यानी कि 23 क्रोमोसोम नंबर हो जाएंगे। यह मियोसिस से होता है और मियोसिस की वजह से हम क्या आती है? वेरिएशंस आती है। अब इसको चीज को समझने, ये दो चीज पहले बेसिक चीज समझ में आए आपको कि क्या माइटोसिस होती है और क्या मियोसिस होती है।
अब इनकी भी अलग अलग स्टेजेस होती है। अगर आपने 11th के अंदर जो सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर हो उसके अंदर पढ़ा हो तो माइटोसिस के भी अलग अलग फेज होते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 अलग अलग फेज होते हैं। ये दोनों के अंदर होते हैं, माइटोसिस में भी और मियोसिस में भी। क्लियर? अब जो मियोसिस होती है इसके अंदर 2 फेज होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस के अंदर 2 फेजेस होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होते हैं। जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसमें भी 4 सेम फेज होते हैं और मियोसिस सेकंड में भी 4 फेज होंगे। तो जो मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, समझने की कोशिश करना, मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, मैं अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको चीजें याद रहें। ये बेसिक चीजें आपको ऐसे नहीं देखना कि ये 11th 12th का, यानी कि आपको बेस समझना है, तभी आपको चीज़ें एग्जैक्ट समझ में आएंगी। आप 12th के हैं या फिर नीट के लिए तो सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो 12th के लिए भी सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बेस होना जरूरी है, सब चीज़ें एग्जैक्ट पता होना जरूरी है, रटना नहीं है कुछ भी। बायोलॉजी में कुछ भी रटा नहीं जा सकता है, किसी भी सब्जेक्ट रटने के लिए नहीं है। क्लियर? तो देखिए हम मियोसिस की बात कर रहे हैं। जो मियोसिस फर्स्ट है इसका जो प्रोफेज है, मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज है, इस प्रोफेज के अलग अलग स्टेज, 5 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है लैप्टोटीन, दूसरी होती है जाइगोटिन, हमारे साथ एक विशेष और एक्सपर्ट है, वो आपको का डेमो देंगे। तो एक हमारा थोड़ा सा तीसरी है पैकेटिन, पहले हम 200 से रजिस्ट्रेशन इसके तीनों टीचर 2 दिन का डेमो देंगे, 6 प्राइवेट क्लास होगी आपकी, और उसमें फिर होती है 3 से 4 हज़ार रुपये 1 महीने की फीस होगी। डिप्लोटीन, 3 से 4 हज़ार रुपये 1 महीने। फिर होती है डाइकाइनेसिस। क्लियर? तो जो आपके मियोसिस फर्स्ट होती है, मियोसिस को हम क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो देखिए इसमें 5 प्रोसेस होती है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इसमें जो पैकेटिन स्टेज होती है, इस पैकेटिन स्टेज के अंदर होता है क्रॉसिंग ओवर। क्लियर? तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है कि एक आपने क्रोमोसोम मान लिया, आपके मेल क्रोमोसोम है, एक आपने मान लिया फीमेल क्रोमोसोम है। तो मेल और फीमेल क्रोमोसोम है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपने मान लिया स्टार्टिंग में जब शुरुआत में होता है। अब ये क्या करेंगे, ये क्रोमोसोम आपस में क्या करेंगे, इस तरह से मिलेंगे, इस तरह से मिलेंगे, और यहां पर क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर। यहां पर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होगा, ये जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो एक्सचेंज हो जाएगा। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमने होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं लिया, केवल एक एक लिया इस वजह से। अगर होमोलोगस लेंगे तो हम 2-2 क्रोमोसोम होंगे, इसी वजह से फिर आगे क्या हो गया, हाफ हो जाएंगे क्रोमोसोम। क्लियर? पर आप थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक चीज समझ लें
कि मेल क्रोमोसोम है, फीमेल क्रोमोसोम है, इनमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, और इस क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएंगे, और एक्सचेंज की वजह से क्या होगा, वेरिएशन आ जाएगा। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, और इस जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने के कारण ही वेरिएशंस आएंगी। ये आपको ध्यान देना है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, और जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज होने के कारण ही वेरिएशंस आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और ये वेरिएशंस आती है इसी वजह से कोई रिप्रोडक्शन, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके इवोल्यूशन में हेल्प करती है वेरिएशन। तो जो कोई भी वेरिएशंस आ रही है, ये वेरिएशंस जो है ये इवोल्यूशन में हेल्प कर रही है। जो वेरिएशंस आ रही है ये इवोल्यूशन में हेल्प कर रही है। तो आया समझ में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस आती हैं, तो कौन से स्टेज में आती है, मियोसिस में, मियोसिस की पैकेटिन स्टेज के अंदर ये होता है। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान देना है यहाँ पर। अब देखिए, हमने यहां पर बेसिक चीजें देखी हैं। यहां पर हमने देखा कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, बिल्कुल बेसिक लेवल से हमने देखा है, जो कि आप बेसिक चीजें हमने देखी हैं। अब यहां से ही हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या स्टेप्स होती है, क्या क्या अलग अलग स्टेजेस होती है, क्या क्या फेजेस होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा किस फेज में होता है। ऐसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स देखेंगे। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। आपने देखा होगा, ये पोटैटो मान लिया आपने, ये पोटैटो के अंदर आई बड्स होते हैं। इस आई बड को काट लिया जाता है, इस आई बड को काट के इस जगह पर बो दिया जाता है, तो वो क्या करे होगा, ग्रो होगा, और ये नए पोटैटो को जन्म दे देगा। ये क्या है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। ये क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। क्लियर? तो इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर खुद अलग अलग टाइप्स होते हैं। रनर होता है, सकर होता है, राइजोम होता है, ऑफसेट होता है। ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तीनों रिप्रोडक्शन को अच्छे से देखेंगे। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनको हम डिटेल में एक एक करके देखेंगे।